Just 15 days back, BPSC conducted its DSO mains paper, that is District Statistical Officer. What I am trying to say here, that if you are preparing for 71st BPSC mains or the 72nd BPSC, then this video will be game changer for you. Why? Because अगर आपको पढ़ना है, बीपीएससी की तैयारी राइट डायरेक्शन में करनी है, तो भाई PYQ के इम्पोर्टेंस मेंस के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही, जितने प्रीलिम्स में हैं। कैसे? ये आप रीसेंट ट्रेंड सबसे पहले देखिए इस पेपर का। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, TPSP का टॉपिक आप देखते चलिए। फिर आर्टिकल 356 पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद कॉमनल वायलेंस पर, देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, देन कॉलिशन पॉलिटिक्स। उसके बाद अगर हम लॉन्गर क्वेश्चंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ द रिलेशनशिप, दैट इज योर पार्लियामेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देन द वेलफेयर पॉलिसीज एंड द वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ TPSP। उसके बाद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक आप जो देख रहे हो, ये एक्चुअली BPSC ने पास्ट में जो भी एग्जामिनेशंस मेंस के हुए हैं उनमें मौजूद है। कुछ तो ऐसे ही है जिससे बार बार BPSC क्वेश्चन पूछ रही है। अब इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको GS2 के बारे में बताया, GS1 का पेपर भी आप देखिए। इसमें बेसिकली TI करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का सेक्शन आता है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर हम नज़र डालते हैं। ये आप देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिसेंटली 2025 हेल्ड वेरियस इलेक्शन। उसके बाद ये आप देखो, डिस्कस द रीसेंट डिमांड फॉर स्टेटहुड, जो लद्दाख का प्रोटेस्ट चल रहा था 6 शेड्यूल के लिए, वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको 70th BPSC का मेंस पेपर दिखाऊं तो उसमें सिमिलर क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर पर पूछ लिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाई गई तो उसका फ़ायदा हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या कुछ इनिशिएटिव्स अभी लिए जा रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, दैट जो भी आप तैयारी करते हो मेंस के लिए, मेक श्योर कि आप BPSC PYQ के जो टॉपिक्स हैं ना, उसको गहन अध्ययन करके उस पर फोकस, अपनी एनर्जी ज़्यादा दें। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको पॉलिटी का 10 साल का एनालिसिस करके आपके सामने टॉपिक और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे का कॉम्बिनेशन टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि चाहे वो BPSC मेंस में पूछा गया हो, FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या DSO या CDPO, सब का कंपाइलेशन आपको मिलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू कि जब भी आप बुक पढ़ते हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि जो भी टॉपिक है उसके ये जो डायमेंशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो डायमेंशंस आपके तैयार रहने चाहिए। उस डायमेंशंस में सोचकर आपको पढ़ना है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर PYQs प्लस सम ऑफ द प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मिक्सड विद वेरियस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय BPSC, राइट। और मैंने इसको विभिन्न सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो एक एक सेक्शन को हम कवर करते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम। और ध्यान रहे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेकर चलता हूँ, तो इन टॉपिक्स का सेपरेट PDF हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि क्यों ज़रूरी है GS के टॉपिक्स को कमांड करना, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सब टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेक्शन A में आपका इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है, जिसमें एक जो है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे क्या पढ़ना है, एक तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है इन द रिसेंट इलेक्शंस, उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक। अब ये 2025 का मतलब ये हुआ, 2025 में जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाई थी, आपको पता होगा, एक तो बिहार का इलेक्शन हुआ और दूसरा दिल्ली का इलेक्शन हुआ, तो इसके कंटेक्स्ट में पूछा गया। लेकिन अगर और पास्ट में क्वेश्चंस देखते हैं तो BPSC ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल के बारे में पूछा कि कैसे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है। उसके बाद हाउ इट स्ट्रेंथेंस और सेफगार्ड डेमोक्रेसी, इस तरीके से। तो आप समझ रहे हो किस डोमेन में आपको पढ़ना है।
उसके साथ में इंडिपेंडेंस एंड फंक्शनिंग पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है। एंड आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन आता है तो रिफॉर्म्स, वेरियस कमिटी जो कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करते रहे हैं पास्ट से, उन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। और इनिशिएटिव्स क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले रही है अपनी अकाउंटेबिलिटी या फिर यूँ कहो कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, ताकि जनता का ट्रस्ट बना रहे। फिर आप देखिए, एक और बीपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार से और कितने हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। अब इसमें आपका नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दोनों आ सकते हैं, तो आप समझ रहे हो, इस एंगल से आपको सोचना है। फिर आप देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का टाइम था जिसको हम गोल्डन टाइम कहेंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ कमिश्नर माननीय टी एन शेषान जी थे, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन करती थी और उनके आने के बाद क्या चेंजेज हुए, तो यहाँ पर कंपैरिजन के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इश्यूज, ये दूसरा मुद्दा है। और यहाँ पर खास बात यह है कि आपको जो रेफरेंस बुक होता है उसमें आपको ये टॉपिक जनरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मोर इंक्लाइंड टू द करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, तो देखिए, क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, तो मैं बस थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू बताते चलता हूँ और आपको इन सब डोमेन में तैयार करना है। एक तो है साइमल्टेनियस इलेक्शन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है, मुझे याद है शायद कि 70 बीपीएससी में हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन पर आया था, साइमल्टेनियस पर, ठीक है। अगर नहीं तो फिर उससे पहले के एग्जाम में आए हैं, लेकिन आए जरूर हैं। उसके बाद आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ साथ कोविड पैनल रिपोर्ट भी था जिन्होंने रिकमेंड किया था, तो भाई क्या उसमें बातें कही गई है, उसके कुछ क्रिटिसिज्म, और क्या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना फीजेबल है, ठीक। उसके बाद एक और डोमेन पे आपको सोचना पड़ेगा कि फेडरलिज्म यानी कि संघवाद पर क्या इम्पैक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन का पड़ सकता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो सदर्न स्टेट है या फिर जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट है वो आरोप लगाते हैं, ठीक। इसीलिए आपको ये तैयार करना है। उसके बाद ये जो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इश्यू अभी भी चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पर क्वेश्चन आएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे आप और फिर इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है, राइट। देन वी हैव द स्टेट फंडिंग। सीटीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करिए। उसके बाद फ्री बीज, फ्री बीज दो धारू तलवार है, ये फ़ायदा भी पहुंचाती है लेकिन नुकसान भी पहुंचाती है, तो डिस्कस करिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ओके। देन वी हैव द डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और 2027 में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी, क्योंकि सेंसस 2027 में पब्लिश होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बेसिक से लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग डिलिमिटेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर सर्टेन इलेक्टोरल रोल्स एंड लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड आरपी एक्ट 1951, बस बेसिक प्रोविजन कि आपको कहीं कोट करना पड़े तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी रिलेटेड मुद्दा होता है, लाइक वीवीपीएटी, ईवीएम एंड ईवीएम हैकिंग, ये इश्यू चलती रहती है। और इससे फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंडिया को बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ वापस आ जाना चाहिए, अगर नहीं तो क्या किया जाना चाहिए टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन, ठीक। तो इतना आप कवर करेंगे। फिर आएंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, दीज ऑल आर इश्यूज, कोई ना कोई ये मुद्दा है। तो जब भी कोई मुद्दा आता है तो आप उस मुद्दे पर कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप उस मुद्दे के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसका जो सपोर्ट में पॉइंट है वो तैयार कर लेंगे। अब कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट होगा, वो भी तैयार करेंगे। और जब ये मुद्दा है तो भाई उसको कैसे सुधारा जाए उस पॉइंट पर भी आप तैयार करेंगे। और साथ के साथ क्या कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने पास्ट से लेकर प्रेजेंट में किए, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन वी हैव द वे फॉरवर्ड, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो हॉलिस्टिकली तैयार हो जाता है मेंस के लिए। और हाँ, कुछ डेटा या एग्जाम्पल साथ में रखते चलेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो मोनोटोनस ना लगे और एक वेल बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव आंसर होना चाहिए, ठीक। तो उसी प्रकार से आप समझिए कि वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है, जिसमें एक है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इसके तहत पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी।
ठीक, तो बेसिक प्रोविजन क्या है और क्या सचमुच में ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महिलाओं को कर पाएगा, तो इसके इफेक्टिवनेस पर आप एनालाइज करिए। उसके बाद वुमेन रिलेटेड, वुमेन रिप्रेजेंटेशन और क्वेश्चंस हैं लाइक करंट स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, एंड एक और जो शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है इतनी कम क्यों है इंडियन पॉलिटिक्स में। और ध्यान दें, सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स की ही बात नहीं हो रही बल्कि डिफरेंट टीयर्स में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी और केंद्र के सरकार में भी कम है। तो क्या कारण है, ठीक है, तो उस आधार पर आपको तैयार करना है। फिर एक जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीपीएससी का फेवरेट भी है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है क्या है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जस्ट 15 दिन पहले एग्जाम ये हुआ है। तो क्या इससे इंडिकेशन है कि बीपीएससी इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। तो इसके बेसिक्स तैयार कर लेंगे और किस प्रकार से ये जो सीओपी है डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए खतरा है। और इतना ही नहीं, बीपीएससी ने तो ट्रेंड पर भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ है इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका ट्रेंड क्या है, उसको एनालाइज करिए, क्या बढ़ा है, घटा है, क्या है। तो यहाँ पर आपको बाकायदे डेटा से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और इसी टॉपिक को बिहार के रेफरेंस में भी आप तैयार करिए, और बिहार में क्या ट्रेंड रहा है इसको भी तैयार करिए। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, दोनों में क्या अंतर है बिहार के रिस्पेक्ट में बताइए। तो आप समझ रहे हो कि बिहार के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहाँ पर मैंने बिहार का भी पॉइंट डाला है। ठीक, ये हुआ आपका पहला टॉपिक खत्म। अब आते हैं सेक्शन बी में। होप कि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कैसे तैयारी करनी है, किस डोमेन में हमें प्रिपेयर करना है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। आई एश्योर यू, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक बहुत ज़्यादा बीपीएससी अपने मेंस में वेटेज रखती है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो क्वेश्चन का लेवल देखो कितनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई है, जिसमें एक तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीपीएससी का फेवरेट है कि भाई जो भारत में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कि स्टेट पार्टीज मेनली, उसका जो इमरजेंस हुआ है वो कैसे हुआ और ट्रैक करिए, और रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिया में। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताओगे जैसे फेडरलिज्म सबसे आप जोड़ सकते हो। उसके बाद किस प्रकार से ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है एज वेल एज मेंटेनिंग द नेशनल यूनिटी। दोनों काम हो रही है, एक तो ही नहीं, रीजनल एस्पिरेशंस भी और दूसरी तरफ नेशनल यूनिटी भी बना कर रखनी है। ठीक है, तोड़ों की राजनीति नहीं करना है, जोड़ने की राजनीति करनी है, राइट। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी डिबेट भी चलता है कि टू मेनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करती है, कमजोर करती है, बिहार के रेफरेंस में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स नेशनल पार्टी इरा से रीजनल पार्टी इरा की तरफ चली जा रही है, इसको एनालाइज करिए, राइट। फिर नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जाति के नाम पर या फिर कम्युनिटी के नाम पर वोट अटेन करने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल खेला जाता है, यही तो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, आया है, और ये हाल फिलहाल में ही आया है, ऐसा नहीं कि 400 साल पहले, अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 68 में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद देखिए कॉलिशन पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कॉलिशन पॉलिटिक्स क्या है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और क्या ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है, एनालाइज करिए, राइट। फिर देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है कि जो कॉलिशन पॉलिटिक्स है बिहार में या इंडिया में, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, पहले भाई सिंगल पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद रीजनल पार्टी का इमरजेंस हुआ, उसके बाद आप देखिएगा कि फिर जो है कॉलिशन का कंसेप्ट आने लगा, और अभी आप देखिए जो करंट इलेक्शन के बाद का रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको कॉलिशन पॉलिटिक्स ही देखने को मिलता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में मौजूद है। ठीक, देन फ्यूचर आउटलुक, लाइक कॉलिशन पॉलिटिक्स भारत में रहने ही वाला है, तो क्या सचमुच में रहने वाला है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, और जो लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसके रेफरेंस में। ठीक है, तो जितने भी डोमेन के क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है बीपीएससी पीवाईक्यू के पैटर्न के आधार पर, और जब आप पीवाईक्यू का पेपर देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ पोटेंशियल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आप प्रेजेंट सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सके कि भाई इतना तैयार कर लिया तो अगले 4 साल 5 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट करेंट अफेयर्स। ठीक,
उसके बाद इसी में एक मुद्दा आएगा आपका कास्ट एंड प्रेशर ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटिवली जोड़ा जाता है। तो ये देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स, और ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और आप देखते हैं कि जब भी बिहार में इलेक्शन होता है तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक जो है ऊपर आ जाती है। लेकिन अभी के इलेक्शन में, इस बार के इलेक्शन में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, और इस पर एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं कि आएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखिए। रोल ऑफ कास्टिसिज्म, जातिवाद का क्या रोल है इंडियन इलेक्शन में विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। फिर किस प्रकार से कास्टिज्म जो जातिवाद का मुद्दा है इसने अपने आप को मॉडिफाई किया है फ्रॉम पास्ट टाइम टू द प्रेजेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू बिहार। ठीक। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर जो है बिहार के उसको सेव करी है पोस्ट मंडल कमीशन इरा। पोस्ट मंडल कमीशन इरा जब ओबीसी को एक प्रकार से रिजर्वेशन देने की बात चली थी, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। ठीक है। उसके बाद कास्ट सेंसस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने कास्ट सेंसस का भी क्वेश्चन में मेंशन किया है। एंड देखिए आप, एक और क्वेश्चन है कि भाई कास्ट सर्वे जो कंडक्ट किए गए हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा या हुआ है इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। तो एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे आप, राइट। फिर देखिए डेवलपमेंट वर्सेस कास्ट पर क्वेश्चन है। फिर देयर इज ए चेंजिंग नेचर ऑफ रोल ऑफ कास्ट इन द पॉलिटिक्स। लाइक अब जो आपको दिख रहा है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंटल पैटर्न या डेवलपमेंटल मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स पर भी क्वेश्चन आया है कि इसका क्या रोल इंडियन पॉलिटिक्स में है। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स आप देखते हैं, जैसे एडीआर के बारे में आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है। हालांकि ये एक एसोसिएशन है जो क्या कहेंगे इसको, जो रियल डेटा है उसको पब्लिश करती है, तो इनका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक। बाकायदा ये आपका एनजीओ है, ठीक, जो डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। तो आप यहाँ भी रेफरेंस दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आप देखिए एक और क्वेश्चन है कि भाई अब के समय में हमें ये दिख रहा है कि कास्ट जो है वो अब एक सामाजिक फिनोमेना नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फिनोमेना हो गई है। इसको एनालाइज करिए। तो आप समझिए कि कितने डोमेन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कास्ट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में ऊपर नीचे कर कर, दाएं बाएं कर कर, तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेन टॉपिक आपका वही है, दैट इज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, राइट। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन जो कि है फेडरलिज्म, संघवाद, या फिर आप इनडायरेक्टली इसको सेंटर स्टेट रिलेशन से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक से क्या तैयार करना है कि भाई फेडरलिज्म क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊँ तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कल्चरल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो क्या पता आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पर ही क्वेश्चन पूछ लें। तो ये बेसिक आपको तैयार रखना है, और ऐसा नहीं कि पूरा लॉन्ग लॉन्ग नोट्स, लंबे लंबे नोट्स नहीं, सिंपल पॉइंटर्स में आप तैयार रखिए, दैट इज ओके। उसके बाद ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में क्या क्या फेडरल फीचर्स दिए गए हैं, ठीक, या फिर यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, वो दोनों को तैयार कर लें, हर जगह आपको काम आएगा। इवन अगर कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स है जहाँ से आपको फेडरल या यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलता है तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, बना के रख लीजिए, ठीक। उसके बाद सेंट्रल बायसनेस, इंडियन फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघवाद कॉन्स्टिट्यूशनली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है, या फिर यूनिटरी फीचर्स को हाईलाइट करती है, या फिर यूनिटरी फीचर्स के डोमिनेंस को हाईलाइट करती है। एक्सप्लेन, बिल्कुल। ऑल इंडिया सर्विसेज गवर्नर, सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन, ये सब तो है, और भी है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है वो ट्रेंड एंड टेंशन एरियाज, मतलब कन्फ्लिक्ट आप सुनते रहते होंगे, लाइक अभी सदर्न स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाती है, फिर लिंग्विस्टिक मैटर पर भी मुद्दा चलते रहता है, फिर गवर्नर पर मुद्दा चलते रहता है। तो ये सब क्या है? ये सब टेंशन एरियाज हैं, ठीक है। तो इस लेवल पर आपको क्या तैयार करना है कि इंडियन फेडरलिज्म में जो रीसेंट ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो डिस्कस करिए। अब रीसेंट ट्रेंड में आपको दो पर्सपेक्टिव आपको ध्यान से सोचना है। मैं बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई आप देखिएगा यहाँ पर कि जो सेंट्रल पार्टी रूल्ड गवर्नमेंट है स्टेट में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ऑपरेशंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज रूल है जैसे साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टेंशन्स देखने को मिलेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में सोचिएगा, ठीक। उसके बाद क्या टेंशन एरियाज हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो एग्जाम्पल्स दीजिए, एंड ऑल्सो रिसेंट ट्रेंड्स जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं।
देन वी हैव कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से ये इंडियन पॉलिसीज एंड एक्शंस में दिखता है, राइट। देन क्या कुछ कमिटीज है, संवैधानिक प्रोविजंस है या कोर्ट के जजमेंट जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है, जैसे यहाँ पर नीति आयोग हो गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बस सोचने का जो फॉर्डर पॉइंट्स होता है ना वो दे रहा हूँ कि आप किस किस एंगल से सोच सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस मेन सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी, वो है फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फेडरलिज्म। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे ये भारत में हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, वो क्या है, वो फिजिकल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। फिर देखिए फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट देती है स्टेट को, वो क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक। तो ऐसा करके आप इसको तैयार करेंगे। फिर देखिए फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन जिस पर रेगुलर बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं, वो है नीति आयोग पर, किस प्रकार से ये कोऑपरेटिव कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, कल्चरल फेडरलिज्म पर आपको तैयार कर लेना है। और खासकर जो अभी फेडरलिज्म की मुद्दाएं चल रही हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, तो थोड़ा सा बस आपको कंटेक्स्ट याद रखना है कि किन किन मुद्दों पर यहाँ स्टेट विरोध कर रहे हैं, ताकि आप कहीं पर भी फेडरलिज्म का क्वेश्चन आए, ठीक है, स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर सवाल आए, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको प्रीएम्बल, डीपीएसपी, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डीएसओ में डीपीएसपी पर तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक तो लॉन्ग यानी कि 38 मार्क्स का, एक शॉर्ट यानी कि 8 या 7 मार्क्स का। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा वेटेज ये रखता है। तो प्रीएम्बल में जो भी क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं या आए हैं, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। लाइक एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड क्यों कहते हैं, जबकि प्रीएम्बल को ब्लूप्रिंट हॉर्स स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर वो आइडेंटिटी कार्ड पर पूछा है तो फिर ब्लूप्रिंट हॉर्स स्कोप इस पर भी पूछा जा सकता है, तो इट विल बी द सेम आंसर, ठीक है। और बस आपको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर देना है। फिर जो प्रीएम्बल्स में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और जो इंडियन स्टेट नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़िया से प्रीएम्बल को पढ़ के जाएं और एक एक टर्म्स जो इसमें बोला गया है, लाइक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन सबको समझ कर जाएं और एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करते चलेंगे। जैसे सोशलिज्म, तो हमारे भारतीय संविधान में सोशलिज्म के बारे में क्या प्रोविजंस दिए गए, या फिर किस प्रकार से जो इंडियन स्टेट है या फिर केंद्र सरकार है वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही है। उसी प्रकार से सेक्युलरिज्म, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, ठीक, आर्टिकल 25 है, 26 है, ये सब क्या है, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल को प्रमोट करती है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कुछ करंट इश्यूज एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ने हैं, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर देखिए इवोल्यूशन पर भी आता है कि भाई प्रीएम्बल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। शुरुआत में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन अब जो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या ये अमेंडेबल है अगर पार्ट है तो, ठीक। उसके बाद देखिए सोशलिज्म पर ही एक और क्वेश्चन आता है कि भाई सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जिस प्रकार से उसके नेचर में चेंज हो रहा है उसको एनालाइज करिए। मतलब आप समझेंगे कि शुरुआत में हम मतलब मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, अभी क्या है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़ा सोशलिस्ट टेंडेंसी कम हुई है और हम कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये नेचर जो बदलाव हो रहा है उसको एनालाइज करना है कि क्या हम कहाँ किस स्थिति में है। एक तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, ठीक। फिर आज़ादी के बाद का ट्रैक करिए। उसके बाद पोस्ट एलपीजी, क्यों, क्योंकि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो जब आए हैं तो फिर हमने 3 भाग में बांट दिए, ये तीनों डोमेन से आ सकते हैं। उसके बाद सेकुलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है। और एक जो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कोट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अंटिल सोशल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट। सामाजिक लोकतंत्र जब तक नहीं रहेगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं स्थित हो सकती है, नहीं स्टेबलाइज हो सकती है। एनालाइज करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ना, जनरली फंस जाएंगे, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में क्या है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तैयार कर लेंगे। एंड फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हमें अधिकार देता है और दूसरी तरफ से छीन भी लेता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन का जो मुद्दा चलते रहता है ना, तो इसीलिए आप उसमें एनालाइज करेंगे। फिर जो प्रेजेंट स्टेटस राइट टू प्रॉपर्टी का है वो क्या है, फिर फंडामेंटल राइट्स कैसे राजनीतिक लोकतंत्र को प्रमोट करता है। उसके बाद 17 बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 32 इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक्सप्लेन।
यही तो मैं आपको बता रहा था अभी, जो मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी का जो कोट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का यहाँ बताया कि जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकायदे आप देखिए कि आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उस पर क्वेश्चन आए तो उसी डोमेन पर आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। कोई फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, वही क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है और जो मतलब आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। एक प्रकार से ये है ना कि मैंने एग्जामिनर के माइंड को डिकोड करने का प्रयास किया है PYQ के आधार पर, ठीक है। और वो बेस्ट तरीका होता है और ये कभी फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रेंड्स हुए हैं, जो भी ट्रेंड हमने देखा, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में, वो रिलेटिवली पास्ट का ही वो पैटर्न हमें झलकता है, इसलिए ठीक। उसके बाद माइनॉरिटीज़ पर भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के मुद्दे चलते हैं। अभी आप देखिए कॉम्युनल वायलेंस वाला एक मुद्दा है ना, तो वही तो है ये। यहाँ पर जो मैंने एक DSO में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, हाँ, कॉम्युनल वायलेंस इज ऑन द डिक्लाइन डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, तो बिहार के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लैंग्वेज पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो लैंग्वेज पर भी तैयार करेंगे कि भाई लैंग्वेज जस्ट नॉट ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट आइडेंटिटी का भी सिंबल है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, इसलिए तैयार करके रखो। इवन एसे में भी ये इंपॉर्टेंट है, एसे में भी लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इनडायरेक्टली लिटरेचर पर कहिए, लैंग्वेज नहीं लिटरेचर, तो रिलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वही बात हो गई। एक क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिया था आपको, ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। फिर सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो उससे भी आप पढ़िए। और यहाँ पर मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड किए हैं कि भाई जो ड्यूटी टू पे टैक्स है उसको भी फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए, क्रिटिकली एवेलुएट करें। उसके बाद आप देखिए DPSP, अभी मैंने आपको दिखाया कि DPSP बहुत ही ज़्यादा फेवरेट BPSC का है। और यहाँ इस बात का पता आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ना जाने कितने क्वेश्चन DPSP पर BPSC ने पूछे हैं। तो देखिए, एक तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स और DPSP सप्लीमेंट्री है या कम्प्लीमेंट्री है। आप हमें बताइए सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। उसके बाद वेलफेयर स्टेट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो करेंट सिनेरियो है इंडिया की वेलफेयर स्टेट को अचीव करने की, वो क्या भारत ने अचीव किया है, कहाँ पर है, ठीक है, क्या कमियाँ हैं, उस तरीके से। फिर देखिए DPSP इज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की अंतरात्मा है। ये भी एक कोट है जो ग्रेनविल एस्टिन ने दिया था, तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। फिर DPSP में चूंकि आप गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी पढ़ते हैं, तो उस एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ फार इंडिया या बिहार हैज़ बीन एबल टू फुलफिल द गांधीयन प्रोमिसेस। और गांधीयन प्रोमिसेस में क्या है, एक तो कॉटेज इंडस्ट्री है, दूसरी विलेज पंचायत है ना, और अल्कोहल सब नहीं हो, ये सब की बातें कही गई है ना। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आने की चांस बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर आज के समय में DPSP का क्या रेलेवेंस है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये हमने बता दिया। उसके बाद आते हैं सेक्शन E पर, यानी कि यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता भी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के बैक टू बैक बहुत सारे जजमेंट आए हैं, इसीलिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का है ना, लगभग लगभग कॉमन पावर फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, बट एक इंडिया के लेवल पर, एक गवर्नर स्टेट के लेवल पर। तो आपको उसी तरीके से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। तो एक तो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट और PM के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको एनालाइज करिए और किस प्रकार से ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है। और स्टेट के लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन CM एंड गवर्नर एंड हाउ इट इज इन्वॉल्विंग विद रेफरेंस टू बिहार, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, लाइक एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको एग्जामिन करिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या सुधार हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के पावर्स हैं उसको एनालाइज करिए, राइट। उसके बाद बिहार में जो गवर्नर का रोल है वो कैसे इवॉल्व हुआ है ना, उसी प्रकार से आप इंडिया के लेवल पर प्रेसिडेंट से जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट का व्यूज़ मांगा था सर्टेन इश्यूज़ पर, ये शायद आपने भी आर्टिकल सब पढ़े होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यूज़ प्रेसिडेंट को सौंपा था, ठीक है। उसमें एक तो वीटो पावर के रिलेटेड मुद्दे थे,
टाइम लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट में सेट किया था गवर्नर के लिए, तो वो सबको हटाया गया। तो ये है आपका, इसलिए यहाँ पर हायर चांस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और क्या ये जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, इट अफेक्ट्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, स्वतंत्रता राज्य की। उसके बाद देखिए डिस्क्रिशनरी पावर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर है और इसका इम्प्लीकेशंस फेडरलिज्म पर क्या होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने तैयार किया आपको, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप जरूर लिखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लिखिए इस क्वेश्चन को। फिर वीटो एंड ऑर्डिनेंस पर भी क्वेश्चन आता है, लाइक वीटो पावर, और इस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला ही मुद्दा है यहाँ पर भी। तो आप इसको और अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स या करंट के सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब मैं वीटो एंड ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को साथ में लेकर पढ़ना है, राइट। उसके बाद देखिए पार्डनिंग पावर, ये भी अभी करंट अफेयर्स में मुद्दा था, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है, इसमें थोड़ा सा जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें जो टाइम लिमिट होता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लिमिट की बात करी गई है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, लाइक कि भाई हमने क्या किया है, स्टेटूटरी कानूनी माध्यम से जो है प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग टाइम लाइन है उसको चेंज करने का प्रयास किया है, तो क्या ये सही है कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जुडिशरी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए मैंने इसको अलग अलग सेक्शन में भी बांटा है, लाइक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है। ठीक, और किस प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म इवॉल्व हुआ है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी को ये जो है स्ट्रेंथन या मजबूत करते हुए दिखाता है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन आता है, लाइक कॉलेजियम सिस्टम, भाई इसका क्या अल्टरनेटिव है, एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी पर भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, सिटीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और थोड़ा सा करंट कंटेक्स्ट भी समझिएगा कि अभी क्या स्थिति है, स्टेटस है। ठीक, उसके बाद रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, उसकी जो मैकेनिज्म है उसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। और ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो जज हैं दिल्ली के, आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट के, तो उन पर ये रिमूवल मोशन की बात चल रही थी। तो यहाँ से भी करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर इंडिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और भारत में कौन डोमिनेंट है, और अपना आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर पर, ये तो 70 बीपीएससी 69 बीपीएससी दोनों में पूछा गया है। तो भाई किस प्रकार से बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ, क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट की जो पावर है, ठीक है, उसको लिमिट करता है, इस डोमेन में भी आपको तैयार करना है। उसके बाद सेक्शन जी में आते हैं, जहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन, और इसमें आपका ज़्यादातर फोकस तो वैसे प्रेसिडेंट रूल पर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो 70 बीपीएससी में मणिपुर पर क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, उसी प्रकार से अभी आप देखिए कि इस जो डीएसओ का पेपर हुआ, आर्टिकल 360 पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा हम टैग करके अगर अपनी तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बेसिक जो इमरजेंसी की है कि भाई क्या है, कितने टाइप हैं, और इसका इम्पैक्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फंडामेंटल राइट्स पर क्या पड़ता है, तीनों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है, तो तीनों को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना है। फिर फेडरलिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर जब हम स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं तो, और बिहार का रेफरेंस के आधार पर आप तैयार करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी डबल एज सोल्ड है, दो धारू तलवार, इसको आप बताइए। आर्टिकल 356 पर तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी तैयार कर लेंगे कि भाई इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लिए गए ताकि भाई गलत तरीके से इमरजेंसी न इम्पोज हो। ठीक है, और जब भी इमरजेंसी लगे तो वो अकाउंटेबल तरीके से लगे, सहमति से लगे, ये तैयार कर लेना है आपको। फिर करंट कंटेक्स्ट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीपीएससी ने पूछ लिया था 70 बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपको, वैसे तो ये अब इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया, लेकिन टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, भले ही मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल रिवोक कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन एच है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट बेस्ड और डायनेमिक टॉपिक है।
जैसे फ्यूचर इलेक्शंस, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2000 मतलब बीपीएससी 70 में पूछा गया था कि भाई डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोalition पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टी स्पेशली आफ्टर द डिफीट ऑफ आप पार्टी इन दिल्ली। आप समझ रहे हो, इन डोमेन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बिहार 2025 इलेक्शन से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि भाई बिहार इलेक्शन में क्या हुआ, एक पार्टी जीता और जो अपोजिशन पार्टी वो बचे, तो उसका क्या दिशा है, वो आगे क्या करेगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको तैयार कर लेना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है अगर आप प्रिपेयर करके नहीं गए हो, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा लिखना क्या है। राइट, उसके बाद देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपको अलग से, तो इस पर तो आप जरूर तैयार कर लेंगे। यानी 2025 का जो बिहार इलेक्शन है, इट्स लाइक रिजेक्शन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी आइडेंटिटी। क्योंकि आप समझिए कि कास्ट के आधार पर इस बार अगर वोट परसेंटेज को देखें तो हमें वो चीज़ नहीं दिखती है। तो क्या ये दर्शाता है, क्या ये बेनिफिशियरी आइडेंटिटी की तरफ जो बिहार पॉलिटिक्स है वो झुकते हुए दिख रही है? तो इसको आपको एग्जामिन करना है और एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक, उसके बाद रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस का मुद्दा, ये भी करंट कंटेक्स्ट में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का रूलिंग आया था, जो 65% जो रिजर्वेशन इम्पोज किए गए थे आफ्टर द कास्ट सर्वे, तो उसको खारिज कर दिया गया था। तो ये जो एडिक्वेट वर्सेस प्रोपोर्शनेट डिबेट है उसको रीएगनाइट करता है, इसको एनालाइज करें। ठीक, उसके बाद रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रिजर्वेशन, अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब 5 दिन पहले का ही वर्डिक्ट है, लाइक इंक्लूजन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन द जनरल लिस्ट। इस मुद्दे पर ये जजमेंट आया था, तो आप इसको पढ़ेंगे, उस पर अपना नोट तैयार कर लेंगे। जनरली ये शॉर्ट नोट पर ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अदर क्रिटिकल इश्यूज लाइक बिहार में ये भी देखा गया कि इस बार का जो बिहार इलेक्शन हुआ 10% फीमेल वोटर ज़्यादा रही है कंपेयर टू द मेल वोटर। तो क्या फैक्टर्स रहा है जिसके कारण महिला वोटर का राइज देखने को मिला रिसेंटली कंक्लूडेड बिहार इलेक्शन, इस पर आप तैयार कर लें। फिर लद्दाख पर जो क्वेश्चन आया है डीएसओ में, इसको भी तैयार कर लें, क्योंकि ये भी एक बर्निंग इश्यू है। आपको पता है जो प्रणब वांगचुक जी हैं, तो उनका डिटेंशन हुआ, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपका चलता रहता है, तो वो तैयार कर लेंगे आप। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बीपीएससी फेवरेट है, इसके नीड क्या है, चैलेंज क्या है, और यूके के कंटेक्स्ट में, उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। और ध्यान रहे ये अभी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू है, तो इसको तैयार करना होगा आपको। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन, यानी कि जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, इसको एनालाइज करिए। फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 370 जो हटाया गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या कुछ चेंजेज हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। उसके बाद रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब अगर संविधान को ज़्यादा ही रिजिड बनाते या ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल बनाते तो दोनों खतरा है, तो इसको एग्जामिन करिए, बाकायदे बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। और डायनेमिक सेक्युलरिज्म, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी इंडिया इन्फोर्स कर पाता है, उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, हिंदुत्व की राजनीति क्या है, राइट, ये तैयार करने। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इसको अलग से तैयार कर लेना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल है एज ए प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर पर आते हैं कि भाई जो अमेंडमेंट प्रोसीजर, संविधान को अमेंड करने का जो तरीका, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए, और क्या कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स अभी हाल फिलहाल में हुए हैं और उसके क्या रिलेवेंस हैं, इस पर भी चर्चा करें। राइट, उसके बाद आते हैं पीएम सीएम सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें संविधान में ज़्यादा कुछ बोला नहीं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पावर या एग्जीक्यूटिव डोमिनेंसी पीएम सीएम का होता है, काउंसिल मिनिस्टर सबका होता है, तो कम से कम आपको इनके पावर्स फंक्शंस जो भी एक आध चैप्टर एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है उसको आप करेंगे, और नीतीश कुमार के जो भी वेरियस अचीवमेंट हुए हैं उसको देख लेना है कि 2005 में आई थिंक नीतीश कुमार जी का सरकार बना था, उसके बाद क्या कुछ मेजर अचीवमेंट बिहार में हुआ है उसको थोड़ा समझना है आपने। ठीक है, उसके बाद आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। बस अब ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि कितना टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक तो उतना ही है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसीलिए आप जो तैयारी करते हो वो आधा अधूरा रह जाता है। यहाँ पर तो मैं आपको टॉपिक के साथ साथ कौन से किस तरीके से कितने डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर पार्लियामेंट में आपको बेसिक तो पता ही रहना चाहिए भाई, पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब। ठीक है,
फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात मैंने बोली थी। और जब भी हम पार्लियामेंट बोलेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो ये जो पावर एंड फंक्शंस पार्लियामेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं। एक तो लोकसभा का, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं फिलहाल, यानी स्पीकर। और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, ये जो है ना पोजीशन, अब समझिए कि इनके पावर और फंक्शन पर आपको तैयार कर लेना है। और क्रिटिकली एनालाइज मतलब इनके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हुई, नेगेटिव मतलब क्या, कुछ कमियां हैं, उसको भी तैयार करना है साथ में। और फिर एक और टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस की बात हमने कही है, कैसे ये गवर्नमेंट को या फिर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराती है, क्या सचमुच में ठहराती है, क्रिटिकल एनालाइज करना है, एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है आपको आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक, उसके बाद देखिए पार्लियामेंट में और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्सेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों में अंतर, और क्या इंडिया को प्रोपोर्शनेट सिस्टम की तरफ मूव ऑन करना चाहिए फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन। तो यहाँ पर आपको इस डोमेन में तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद पार्लियामेंट एक इफेक्टिव फोरम है नेशनल इंटीग्रेशन का, आपको ये बताना है कि कैसे। उसके बाद देखिए सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर मैंने तो आपको पहले भी बताया है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट कैसे डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये आपको टॉपिक तैयार करना है। फिर एक जो अभी रिसेंट डीएसओ में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको तैयार करना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या रहा है जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में संविधान का। भाई विजन तो यही है कि सब जो तीनों ऑर्गेनिज्म है, मतलब तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो आइसोलेशन में नहीं बल्कि कॉपरेशन में काम करेंगे। ठीक है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस रखते हुए, तो आपको इसको एलोबरेट करना है और किस प्रकार से ये प्रैक्टिस में चेंज हुआ है, मतलब समझ रहे हो। एक तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया और इसका आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वैलिडेट करवाने के लिए भी पूछ रहा है। फिर एंटी डिफेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तैयार करना है। और अभी जो करंट अफेयर्स से मुद्दे चल रहे हैं पार्लियामेंट से जुड़े हुए, वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से ऐड किया है। एक तो ये है कि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में हाई हल्ला बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो भाई कैसे इसको ठीक किया जाए और इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको ये थोड़ा क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो मुख्य पार्लियामेंट्री कमिटीज है, लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। प्रिविलेज कमेटी ये अब भी चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने की बात चल रही है पार्लियामेंट के एक मेंबर के खिलाफ। ठीक, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के फंक्शन या रोल और उसकी वीकनेस क्या है, बस इस एंगल में तैयार करना है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के टॉपिक को भी तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो पार्लियामेंट का टॉपिक है वो खत्म होगा। अब ज़्यादा नहीं बचा है, एक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। और ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आई कैन से। तो एक तो यह है कि आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी का थीम बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बोला जाता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेगा, तो कितना हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर लिया है, एनालाइज करिए, मतलब ट्रैक करिए कि भाई सचमुच में किया है, बस बातें बनाई गई है। उसके बाद किस प्रकार से ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट है वो वेमेन को, वल्नरेबल सेक्शंस लाइक SC ST उसको एम्पावर करते हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देख लीजिए और बिहार के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इस पर भी आपको बिहार के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये तैयार रहेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो भी हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके पास फाइनेंशियल पावर की कमी है। तो विदाउट फाइनेंशियल पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लाइक टूथलेस इंस्टीट्यूशन, दांत है ही नहीं, खाना दे रहे हैं वो चबा ही नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड टूथलेस इंस्टीट्यूशन, मतलब फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर इफेक्टिव ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहाँ से स्थापित होगा, इसको एनालाइज करिए और कैसे इसको एम्पावर कर सकते हैं, कैसे जो इनकी फाइनेंसेस हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए फाइनेंस कमीशन आता है, ग्रांट दिए जाते हैं, अब इनको कुछ टैक्सेशन इशू करने का पावर दिए जा रहे हैं, बॉन्ड इशू करने का पावर दिए जा रहे हैं, खासकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। तो ये सब कुछ तरीके हैं और क्या कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। फिर आप देखिए एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है आपका इसका करंट से रिलेटेड। वो ये है कि आजकल आप देखते हैं कि जो भी लोकल इलेक्शंस होते हैं, चाहे नेशनल, मतलब जो भी लोकल इलेक्शंस होते हैं 30 ईयर वाले, पंचायत या म्यूनसिपैलिटी, वहाँ पर आपको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो भाई इसका इम्पैक्ट लोकल पार्टीज पर क्या होने वाला है, जो लोकल पार्टीज खड़े होते हैं स्मॉल, छोटे छोटे, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और क्या ये रीजनल एस्पिरेशंस, जो लोकल कम्युनिटी इच्छा जाहिर रखते हैं कि भाई
हमारे जगह पर ये सुधार होना चाहिए, वो कमी दूर होनी चाहिए। तो क्या नेशनल या स्टेट पार्टी के आने के बाद इनके रीजनल एस्पिरेशंस प्रभावित होंगे, चाहे पक्ष में विपक्ष में? सपोर्ट करिए अपना आंसर। फिर देखिए म्यूनिसिपल इलेक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में हाईलाइट किया है, और जरूर तैयार कर लें क्योंकि आजकल म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। मुंबई में, फिर दिल्ली में 2-3 जगहों पर इलेक्शंस हुए हैं म्यूनिसिपल वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद पेसा एक्ट पर, पंचायती एक्सटेंशन जो शेड्यूल्ड स्टेट्स को दिए जाते हैं, उस पर आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि भाई पेसा एक्ट कितना कारगर साबित हुआ है इन इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल राइट्स इन इंडिया। ठीक, और इसके बेसिक प्रोविजन तो आपको याद रहने चाहिए। इवन बीपीएससी प्रीलिम्स में पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया है, इसलिए भी आप समझिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट सेक्शन, दैट इज मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में देख लो कि एक तो ये है कि बिहार में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, खासकर लास्ट डिकेड में, यानी कि नीतीश गवर्नमेंट की सरकार के दौरान में। तो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करिए, ठीक है। फिर अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम तैयार कर लेंगे, इनका क्या पावर है, फंक्शन है और इसकी कमियाँ क्या है। फिर प्लानिंग कमीशन को भी तैयार कर लेना, और नीति आयोग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर कॉम्युनल वायलेंस वाला मुद्दा जो अभी रिसेंट डीएसओ में पूछा गया है, तो इससे भी तैयार करना है। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, आपको लग रहा होगा कि कितना हो गया, बेसिकली ये टॉपिक तो उतना ही है, लेकिन उस टॉपिक में क्या क्या डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वो तैयार कर लेना है। अदरवाइज फिर आप देखेंगे कि GS2 में, खासकर पॉलिटी के सेक्शन में, मार्क्स उतने नहीं उठते हैं। क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि आप इन डोमेन में तैयार करके नहीं जाते हैं। आप सिर्फ टॉपिक को पढ़ के और उस भरोसे आप चले जाते हो कि नहीं, फिर जब मैंने एक बार पढ़ लिया तो फिर यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ऐसे थोड़ी आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है, ऐसे थोड़ी ना। उसका तो भाई जो भी करंट कंटेक्स्ट चल रहा है उससे जोड़कर ही तो क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज वो तो कोई भी लिख देगा, भाई रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तो फिर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना है, कौन नहीं लिख देगा। लेकिन आपको करंट से जोड़कर तब आंसर करने आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा डायनेमिक और ट्विस्ट किया जाता है। एंड बिलीव मी कि GS1 में भी काम आएगा और GS2 में भी काम आएगा, एंड दिस विल बी स्कोर बूस्टर फॉर यू। तो बढ़िया से तैयारी करिए और प्रिपेयर करिए, ठीक है। और एक बात और, इसका जो PDF आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, एंड आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमें मेंशन करिए, आई विल बी रिप्लाइंग एज सून एज पॉसिबल। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना शायद भूल गया आपको कि इसके आपको माइक्रो नोट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन के समय आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।